वेलकम टू एडू शाखा। पिछले हफ्ते में स्टार्ट किया था बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2। हर दिन एक नया अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। तो हर सुबह के साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं और मंजिल की ओर बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेट। पहला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। इस समय जो शासक थे हर्यक वंश के अजातशत्रु। और नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया गया था महाकश्यप के द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगति का नेतृत्व जो है महाकश्यप ने किया था। इसी समय जो है आनंद ने सूत पिटक और विनय पिटक की रचना भी की थी। वहीं अगर बात करें दूसरे बौद्ध संगति की, तो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में, जिस समय शासक थे कालाशोक जो शिशुनाग वंश के हैं। और इसका नेतृत्व किया गया था, दूसरे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, इसका नेतृत्व किया गया था सबकामी के द्वारा। तो सबकामी जो हैं इन्होंने दूसरा बौद्ध संगति का नेतृत्व किया। तीसरे बौद्ध संगति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में जो है तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। इस समय शासक थे मौर्य वंश के अशोक। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो तीसरे बौद्ध संगति का नेतृत्व किया गया था मोगालीपुत्र तिशा के द्वारा। उसके बाद चौथा बौद्ध संगति भी हुआ जो 72 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ? कश्मीर में। कश्मीर में हुआ था। और इस समय शासक कौन थे? तो कुषाण वंश के कनिष्क जो है वो शासक थे। इसका नेतृत्व किसने किया? तो चौथे बौद्ध संगति का नेतृत्व किया गया था वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, तो ये तो चार जो है बौद्ध काउंसिल संगति हुए थे और इन चारों बौद्ध संगति के ये चारों ही नेतृत्व किए हैं। पहला महाकश्यप, दूसरा सबकामी, तीसरा बौद्ध संगति का नेतृत्व मोगालीपुत्र तिशा और चौथे का वासुमित्र और अश्वघोष ने किया। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। इन्होंने जो है चुनाव में ओलाफ शोल्ज को हराया था और फिर ये चांसलर बन गया। दिनेश भाटिया को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दिनेश भाटिया को जो है अर्जेंटीना का एम्बेसडर या फिर राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। परमाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और न्यूट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु की बात करें तो परमाणु में होता है नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ जो है कक्षाएं होती हैं जिसको ऑर्बिट कहते हैं और ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। दूसरा कह रहा है रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की, तो ये स्टेटमेंट सही है। रदरफोर्ड ने जो है सोने की पत्ती जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड फॉइल पे जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद ये नतीजे पहुंचे थे कि एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का भार जो है प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है प्रोटॉन के मुकाबले। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन घनात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन घनात्मक नहीं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का शुरुआत किया गया था 1934 में आरबीआई एक्ट के द्वारा। आरबीआई अधिनियम पारित किया गया 1934 में और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई का गठन किया गया। कानून बन गया था 1934 में और आरबीआई का जो गठन हुआ, स्थापना हुआ, वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ठीक है, उस समय जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, हालांकि अंग्रेज हैं। तो सवाल पूछा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर, तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अभी हाल फिलहाल की बात करें, अभी गवर्नर कौन है? तो अभी गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये जो है 11 दिसंबर 2024 से गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो देखो, जब भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करता है। 5 तरह के रिट जो है दोनों जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है
तो जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है या उसके जो संगी साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं कि भाई हमारे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिसने को भी आपने गिरफ्तार किया उसको कोर्ट के सामने पेश कीजिए। तो पेशी के लिए जो है ये बोला जाता है इस रिट में। परमादेश की बात करें तो परमादेश होता है मैंडेमस, जहाँ पर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है ये ऑफिसर लोगों को कहता है कि आप अपने अधिकारों के अनुसार कार्य कीजिए। ठीक है, अपने अधिकारों का गलत फायदा ना उठाइए, जो आपका कार्य है वो कीजिए। तीसरा जो है सर्ट्योरारी, जिसको उत्प्रेषण कहते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ये किसी निचले कोर्ट को, लोअर कोर्ट को आदेश देता है कि आप अपने अधिकारों का उल्लंघन ना करें। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ये फिर से क्या है, वरिष्ठ न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट को कहता है कि आपसे केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस को ख़त्म कर दो, उस केस को आगे ट्रांसफ़र करो। अधिकार परीक्षा, जिसको को वारंटो कहते हैं, ये इसमें क्या है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है ये ऑफिसर लोगों से पूछता है कि किस हक से आप जो है इस पोस्ट पर हो। तो अधिकार वगैरह जानने के लिए जो है ये को वारंटो जारी किया जाता है। तो इस तरीके से 5 गो जो है रिट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। रोहन और सोहन ने क्रमश 15,000 और 20,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। तो रोहन जो है ये 15,000 निवेश करता है और सोहन 20,000 निवेश करता है। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण सोहन ने 10 महीने में अपना निवेश वापस ले लिया। तो देखो जो इन्वेस्टमेंट था, सोहन जो 10 महीने में अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है। तो पूछा है कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पे अनुपात है तो इसको भी हम अनुपात में तोड़ लेते, जो इन्वेस्टमेंट है ना निवेश, इसको भी अनुपात बना लेते हैं। तो अनुपात बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 5 चौका, मतलब रोहन जो है 3 रुपये जमा करेगा तो सोहन 4 रुपये जमा कर रहा है। अब रोहन जो ये कितने महीने जमा कर रहा है, तो ये 12 महीने जमा किया, तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36। सोहन कितना दिन जमा करेगा, 10 महीना, तो 10 चौका 40। तो दोनों का जो निवेश है वो किस अनुपात में है, 36:40। अगर सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 9:10। तो जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश होगा, उसी अनुपात में जो है प्रॉफिट को भी शेयर किया जाता है। तो इसी अनुपात में प्रॉफिट भी शेयर किया जाएगा, 9:10। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक जो है मिलकर लाइकेन्स बनाते हैं, दोनों ही साथ में रहते हैं और इसको बोलते हैं सहजीविका, जहाँ पे दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। जैसे कि शैवाल जो भोजन बनाता है और बदले में कवक जो है फंगस वो उसको स्थान देता है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे अंदर होता है कोर। कोर में मुख्य रूप से पाया जाता है निफे, निकल और आयरन। इसके बाहर होता है मेंटल, जिसमें मुख्य रूप से पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसको सीमा कहते हैं। और सबसे बाहर होता है क्रस्ट, जिसको भूपर पट्टी कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो ये चीज़ है, तो सबसे ऊपर हो गया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद ये आएगा और सबसे अंदर की तरफ निफ है, तो 2 1 3। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा। तो देखो यहाँ पे द वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सेन मैन। यहाँ पे जो शब्द है, जो वर्ड, तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे रखा है और जो करता है, कर्ता को पीछे रखा हुआ है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं पैसिव वॉइस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और सब्जेक्ट को पीछे रखा गया, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। अब जब इसको एक्टिव बनाओगे तो एक्टिव में उल्टा कर देते हैं, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर जो भी वर्ब है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेन मैन कैन नॉट अटर दिस वर्ड, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है। तो स्थापित किया था हीरापुरा में। जो हीरापुर है इसमें जो है स्थापित किया गया था। हीरापुर है कहाँ, हीरापुर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है हीरापुर है। और ये फैक्ट्री का स्थापना हुआ कब, तो इसका स्थापना हुआ था 1922 में। अभी के समय इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर काम करती है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये कंपनी काम करती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस भारतीय साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो इन्होंने अवध को जो है ना, अवध साम्राज्य को चेरी नाम करके बुलाया था 1851 में। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अवध जो है ना एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह से गिर जाएगा। और 1856 में इन्होंने जो है अवध को अपने हिस्से में मिला लिया था, अवध पे जो इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस समय शासक कौन था अवध का, अवध का शासक था वाजिद अली शाह।
विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है अमेरिका। ठीक है। अगर बात करें सबसे बड़ा तेल भंडार को लेकर, तो सबसे बड़ा तेल भंडार किसके पास है? वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद है उसके बाद सऊदी अरब और उसके बाद कनाडा। अगर भारत की बात करें तो भारत सबसे बड़ा तेल को आयात करने वाला है। जो कच्चा तेल होता है ना, इसको सबसे ज़्यादा आयात करने के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है कच्चे तेल के आयात में। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे जो ऊपर जाते हैं तो नीचे क्या होता है ना, दाब, प्रेशर जो है वो कम होता है, तो प्रेशर जो ज़्यादा होता है जिसके चलते ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो है प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम के चलते ऑक्सीजन भी कम रहेगा। तो ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनकी संख्या बढ़ जाता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर सके हमारे शरीर के अंदर। तो ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम हो जाता है और इसकी वजह से लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक जो है लॉर्ड मायो को माना जाता है। 1870 में जो है इन्होंने एक बिल पारित किया था जिसमें इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की थी। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो सेंटर है, केंद्र के पास अगर ज़्यादा पावर है तो इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। ठीक है। लेकिन केंद्र से पावर बांट दिया जा रहा है राज्यों में, तो इसको बोलेंगे विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है लॉर्ड मायो के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, इनके द्वारा लाया गया था। और इससे जो है ना सरकार ने क्या किया कि जो निचले स्तरों पे मतलब जो राज्य हैं, तो राज्यों को ये शक्ति दी गई कि आप भी जो है फाइनेंशियल जो टैक्स वगैरह है ये सब कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो राज्य थे उस समय, जो प्रांत था, उनको जो छूट दिया गया कि आप लोग अपना टैक्स कलेक्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इन चारों में से बात करें तो इन चारों में से डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है ना ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका काम क्या होता है? ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना उनके बीच में ये माध्यम बनता है। एडीबी ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? तो एडीबी ने हाल ही में श्रीलंका को 200 मिलियन ऋण देने का जो है संकल्प लिया है। एडीबी की बात करें तो एडीबी जो है ना इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है फिलीपींस में। विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो डोनबास कोयला क्षेत्र जो है ना ये यूक्रेन में है। ठीक है। यूक्रेन अभी पूरा जो न्यूज़ में भी रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर के चलते। ये जो है ना डोनबास जो है ये यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ से ज़्यादा कोयला मिलता है यूक्रेन को। राष्ट्रपति का समय पूर्ण होने से पहले उन्हें हटाने की प्रक्रिया का पहल कौन कर सकता है? तो अगर समय पूरा नहीं हुआ है, राष्ट्रपति संसद जो ये संविधान होता है, संविधान के अनुसार अगर कार्य नहीं करेंगे तो उनको हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन के द्वारा जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। इम्पीचमेंट में क्या होता है कि कोई भी जो ना 1/4 लोग जो है मिलकर अगर बोलते हैं स्पीकर के सामने या वाइस प्रेसिडेंट के सामने कि हमें राष्ट्रपति को हटाने का बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद बिल आ जाएगा। मान लो बिल लोकसभा में आ गया तो इस पे जांच पड़ताल कौन करता है? राज्यसभा। अगर बिल राज्यसभा में आता तो इस पे जांच पड़ताल कौन करता? लोकसभा। 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि आपके बारे में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के दौरान प्रेसिडेंट जो है वो रह भी सकता है और नहीं भी रहे तो उसकी मर्जी है। ठीक है। सब सुनवाई उन्हें हो जाएगा, इसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर 2/3 लोगों ने सहमति जता दी तब प्रेसिडेंट का जो है महाभियोग हो जाएगा, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो ये काम संसद करता है। और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करें तो ये किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 61 में इस बात का जिक्र है। हाल ही में किसी देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है?
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी कौन अभी नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को जो अभी हाल ही में सीएजी के पोस्ट पे जो है इनको नियुक्ति दी गई है। सीएजी की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। जो भी सीएजी के पावर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, इन सब का जिक्र जो है अनुच्छेद 148 में है। ये किसके स्थान पे बने हैं? तो संजय मूर्ति जो है गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे जो है बने हुए हैं। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे सीएजी, अब संजय मूर्ति बन गए हैं। रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य शैली से? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है ना, ये तमिलनाडु से थी और ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। इनको 1956 में जो है पद्म भूषण भी मिल चुका है। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, अभी के समय बात करें कि अभी विपक्ष का नेता कौन है राज्यसभा में, तो वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं अगर बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। ठीक है, राज्यसभा में जो है जो ये होता है स्पीकर, वो कौन होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, और अभी वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब जो है परमाणु ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन कैडमियम जो होता है इसका इस्तेमाल परमाणु ईंधन में नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है परमाणु भट्टी, जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे इसको किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन हैं उसको स्लो डाउन करने में कैडमियम का यूज़ किया जाता है, न्यूट्रॉन को धीमा करने में। सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसके समायोजन से सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है? अगर बात करें सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई भी देश है तो इसमें जो है कुछ अपने नागरिक होते हैं और कुछ जो है विदेशी नागरिक हैं। तो ये सब मिलके किसी भी देश में एक साल के अंदर कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसे के बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं जीडीपी। तो साल भर के अंदर किसी भी देश में कितना पैसा बन रहा है, इसको जीडीपी कहेंगे। अब ये जीडीपी जो आता है, मान लो इसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, इसमें देसी लोग भी शामिल हैं, तो देसी वाला पैसा तो घर पे रह जाएगा, लेकिन जो विदेशी लोगों का पैसा है वो तो विदेश में चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ पैसा, मान लो अगर 100 रुपया जो है देश भर में बना और जिसमें से 15 रुपये विदेशियों ने कमाया, तो ये 15 रुपये तो बाहर चला जाएगा, तो आपके पास बचा कितना? 85। अब सोचो विदेश में कुछ भारतीय लोग रहेंगे, अगर विदेश में भारतीय लोग हैं तो वो भी तो कमा रहे हैं ना, तो वो कमा के कहाँ भेजेंगे? वो कमा के भेजेंगे भारत में। तो भारत में मान लो 20 रुपये इन लोगों ने कमाया, तो 20 रुपये आ गया। तो यहाँ से अगर हमको निकालना हो जीएनपी, जो कि होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी रखेंगे, इसमें से जो विदेशियों का पैसा है उसको हटा देंगे और जो देसी लोग बाहर से अपने देश में भेजेंगे उसको हम जोड़ देंगे। इन्हीं दोनों फैक्टर्स को मिला के क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है विदेश से शुद्ध कारक आय, या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसी को जोड़कर तो जीडीपी और प्लस इसमें कर देंगे विदेश से शुद्ध कारक आय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक का लेखन किया? तो ये लिखा गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने ये किताब लिखी थी द कोलिशन ईयर्स। ठीक है, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, तो जो मेनली समय रहा जब गठबंधन की सरकारें चलती थी उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है प्रणब मुखर्जी ने। इसी तरीके से हामिद अंसारी के द्वारा भी एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है सिटीजन एंड सोसाइटी। मनमोहन सिंह के द्वारा जो किताब लिखा गया इसका नाम है चेंजिंग इंडिया। तो कुछ ये सब किताबों के भी नाम ध्यान रखिएगा। एक और है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो कि लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के की कमी के कारण जो है ना, अगर कहीं कट वट जाता है तो ब्लड ज़्यादा बहते रहता है, जल्दी क्लॉटिंग नहीं होगा, खून जो है ना ज़्यादा जल्दी जमेगा नहीं। तो विटामिन के की कमी के कारण जो है अत्यधिक रक्तस्राव होता है।
विटामिन ए के चलते नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में नहीं दिखता है, रात में जो है थोड़ा बहुत धीमा धीमा दिखेगा, क्लियर नहीं, चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो देखिए, जो भारत का संविधान बन रहा था, जो भी हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, सबने अलग अलग देशों का जायज़ा लिया और उसके बाद सारे ही जगहों से कुछ कुछ चीज़ें उठाकर हमारे संविधान में डाली गई हैं। हर एक देश से जो कुछ कुछ चीज़ें लिया गया है। अब ज़्यादातर जो चीज़ें लिया गया है वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है लिया गया है। उसके अलावा बात करें संसदीय शासन व्यवस्था, तो ये कहाँ से आया है? तो ये आया है ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ये सब जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से अगर बात करें भारत अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, तो इससे जैसे कि संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, तो ये सब जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर अमेरिका से बात करें, अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से जो है ना मौलिक अधिकार, उसके अलावा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया है। आयरिश से बात करें, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब जो लिया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ये प्रावधान कब किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था 2003 में 91वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये संशोधन हुआ कब? ये संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, किस वर्ष कांग्रेस ने भू स्वामित्व को जो है ख़त्म कर दिया था? तो कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा 1937 में, तो उस दौरान जो है उसने इस बात को रखा था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कांग्रेस ने ये नीति अपनाई थी 1937 में। और इसके बाद चुनाव जीत जाती है तो बिहार और अन्य जो उड़ीसा प्रांत है, सब जगह जो है इसने इस चीज़ को लागू भी किया। तो 1937 में जो है इस नीति को अपनाई गई थी। इनमें से किस चट्टान का मुख्य संगठक एल्यूमिनियम है? तो एल्यूमिनियम इन सब में से पाया जाता है आर्जिलिशियस में। आर्जिलिशियस चट्टान जो होते हैं ना, इसमें एल्यूमिनियम जो है पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, Al2O3 के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। क्या हुआ था? 1945 में जो है इस दिन खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको कहते हैं FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी रोम में। कहाँ इसको स्थापित किया गया था? रोम में। तो इसी दिन को याद रखने के लिए 16 अक्टूबर 1945 को जो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। इसी को याद रखने के लिए जो है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? ऐसा नहीं कि शुरू से मनाया जाता है, ये जो है 1979 से जो है इसको मनाया जा रहा है। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो कलकत्ता का जो विक्टोरिया मेमोरियल बना है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसकी शुरुआत हो गई थी 1906 में। 4 जनवरी 1906 को जो है इसका शुरुआत कर दिया गया था। ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। अगर बात करें किस शैली में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है इंडो सर्सेनिक शैली में। ठीक है, जो घर वर बनते हैं तो उसकी भी अलग अलग शैलियाँ होती हैं, तो ये इंडो सर्सेनिक शैली में जो है इसको बनाया गया है। 1921 में जो है इसको जनता के लिए खोल दिया गया था और ये जो है इसको म्यूज़ियम के रूप में आगे जाके स्थापित कर दिया गया। ये मेनली क्यों बनाया गया था? तो रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद जो है ना इस स्मारक इसको बनाने का जो है सुझाव दिया गया था। तो रानी विक्टोरिया के याद में इसको बनाया गया है। इंडिया एट 100 के लेखक कौन हैं? तो इंडिया एट 100 के लेखक हैं KB सुब्रमण्यम। ठीक है, परिमल नथवानी ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है कॉल ऑफ द गिर। जो गिर फॉरेस्ट है ना गुजरात में,
जिसमें बाघ ज़्यादा, ये शेर पाया जाता है, तो कॉल ऑफ द गिर जो है परिमल नथवानी ने लिखा हुआ है। उसके अलावा जो है भीम सिंह के द्वारा भी किताब लिखे गए जिसका नाम था भारत के 75 महान क्रांतिकारी। विलियम डेल रिम्पल के द्वारा भी किताब लिखा था गोल्डन रोड। तो ये सारी पुस्तकों के नाम भी याद रखिएगा। 1935 के सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो 1935 में जो अधिनियम आया था जिसमें क्या बोला गया कि प्रांतीय स्वायत्ता तो रहेगी, मतलब जो ब्रिटिश प्रांत हैं उस समय क्या होता था ना, पूरा जो भारतवर्ष है इसमें कुछ क्षेत्रों पे अंग्रेज़ों का कब्जा है, तो जहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा है उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंसेस। और कुछ क्षेत्रों पे जहाँ ब्रिटिश का कब्जा नहीं है, राजा लोग हैं, उसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े। तो इस तरीके से तो इन्होंने क्या बोला था इस दौरान कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनको भी हम रूल करने का मौका देंगे, मतलब वहाँ पे भी अपने अनुसार जो भी नियम कानून बनाना है ये बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्वायत्ता, ऑटोनॉमी। उसके अलावा जो है एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण, तो ये भी बोला गया था कि अखिल भारतीय संघ जो है बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और जो ये हैं प्रिंसली स्टेट दोनों को मिलाकर बनाया जाएगा। उसके अलावा द्विसदन विधानमंडल, ये भी बात बोली गई कि द्विसदन विधानमंडल भी रहेगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के दोनों रहेंगे। केंद्र के साथ राज्य में द्वैध शासन, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ जो है केंद्र में द्वैध शासन रहेगा, राज्य में जो द्वैध शासन है उसको ख़त्म कर दिया गया था, तो ये विशेषता नहीं थी, तो इसने नहीं बोला ना, अच्छा तो ये नहीं होगा, नहीं बोला है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने नहीं किया था, यहाँ पर भी नहीं बोला है। तो देखो 1946 में आज़ाद हिंद फौज जब पकड़े गए थे तो उसके बाद जो है इन पे मुकदमा चलाया गया लाल किले में। तो जब मुकदमा चलाया गया था तो कुछ वकील लोगों ने जो इनकी वकालत की थी, जिसमें बात करें भोला भाई देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उसके अलावा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, तो ये सब लोगों ने मिलकर जो है इसमें वकालत की थी। सरदार पटेल जो है इस वकालत में शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने ओम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किया है? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किया है। तो सोम प्रकाश शुरुआत किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। नीचे इसके अलावा याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, इसकी शुरुआत किया गया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरुआत किया था। रास्त गफ्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो कुछ समाचार पत्रों के नाम भी ध्यान रखिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इस बार जो 2024 में भारत को स्थान मिला वो है 96, हालांकि 2023 में भारत का स्थान था 93वां। तो इस बार जो है करप्शन परसेंट इसका जो रैंक है वो और कम हो गया है, और रैंक कम होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत में करप्शन बढ़ रहा है, ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये इंडेक्स छापता कौन है? तो इसको छापता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हुए हैं? तो अभी जो है तुहिन कांता पांडे को जो है सेवी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले माधवीपुरी बग थी जिनकी जगह जो है ये आए हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर बात करें सेवी का गठन कब हुआ था, तो सेवी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, इसकी शुरुआत की थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो इसको मंजूरी मिला कब? 1992 में। सेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह जो होते हैं ना, इस सब का देखरेख यहीं करता है सेबी। एबी रक्त समूह में क्या होता है? अच्छा, एबी रक्त समूह की बात करें तो ब्लड में मेनली दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है ना वो ब्लड को और ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, क्रियाशील, और एंटीबॉडी जो है ये हमें सुरक्षित प्रदान करता है, बैक्टीरिया वायरस इन सब चीज़ों से बचा के रखता है, ठीक है। तो एबी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें क्या पाया जाता है?
तो ए बी ब्लड ग्रुप में जो है सिर्फ एंटीजेंस पाए जाते हैं, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सिर्फ एंटीजन पाया जाता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। और इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके पास दोनों ही रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ए और बी दोनों, तो ए बी जो है ना ये किसी से भी खून ले सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो किसी से भी खून ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी खून दे सकता है। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, जब भी मान लो मेनली जो कानून बनता है तो वो संसद द्वारा बनता है, लेकिन कभी कभार जो गवर्नर जनरल है ये भी अपने मन अनुसार जो है कानून बना सकता है। इसी को बोलते हैं अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस। जैसे अभी भी जो है ना जो प्रधान राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है ये ऑर्डिनेंस जारी करता है। और गवर्नर के पास भी ये अधिकार है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 213 के तहत गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, अगर जो विधानसभा है वो अपने कार्यकाल में नहीं होगा तब। भारत सेवक मंडल का स्थापना जो है किसने और कब किया था? तो भारत सेवक मंडल का स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में जो है इस सोसाइटी का निर्माण किया था, भारत सेवक मंडल। इसका मेन काम क्या है? तो भारत में जो नागरिकों के लिए जो है स्वैच्छिक सेवा करना, ठीक है, उनके लिए जो है जो भारत के नागरिक हैं उनकी मदद करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका मेन मकसद था। कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती प्रोवाइड करना भारत सेवक मंडल के लोगों का कार्य था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया है? तो वरुण एक्सरसाइज जो है ना ये किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, इसका नाम जो है 2001 में वरुण नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ अन्य एक्सरसाइज की बात करें तो जैसे कि जिमेक्स किसके बीच में होता है? तो नाम में है जापान और इंडिया के बीच में होता है। इसके अलावा जो है धर्म गार्डियन जो है ये भी जापान के और भारत के बीच में होता है। उसके अलावा जो है अजय वॉरियर यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है। इंद्रधनुष यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है। तो ये सब कुछ अभ्यास हैं जो भारत के मिलिट्री और अन्य देशों के मिलिट्री मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जा रहा है? तो बिहार के बेगूसराय में जो है निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जा रहा है। इसका काम क्या है? तो स्थानीय जो कलाकार लोग हैं इनको बढ़ावा देना और साथ ही साथ फैशन के क्षेत्र में जो छात्र रुचि रखने वाले हैं उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए इसको खोला जा रहा है। बिहार से जुड़ी बातें करें तो जो राज्यपाल हैं बिहार के वो हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो तवा जलाशय की बात करें ये जो है मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। ठीक है, इसको जो है रामसर स्थल का जो है अभी दर्जा दिया गया है। भारत में अगर हम रामसर स्थल की बात करें तो कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में रामसर स्थल हैं 85, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है 18 गो, उत्तर प्रदेश में है 10 गो। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो 3 गो जो है रामसर स्थल बिहार में भी हैं। ठीक है, तवा जलाशय के अलावा जो है नजराण्य पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, इसको भी जो है अभी रामसर स्थल का दर्जा मिला है। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो ये भारत है। एक सर्वे हुआ था और सर्वे के अनुसार भारत जो है ये सबसे ज़्यादा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बना है। कौशल और मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु जब राजा बनता है तो ये जो है ना फैलाववादी है, ये और जगह पे कब्जा करना चाहता है और इसीलिए जो है इसने कौशल के साथ भी जो है लड़ाई की। ठीक है, उस समय कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत और दोनों के बीच में बना नहीं और इसीलिए जो ये दुश्मनी है ये और बढ़ते चला गया और फाइनली मगध जो है कौशल पे जीत पा लेगा और कौशल को मगध में मिला लिया जाएगा।
आयात प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन। देखो आयात मतलब हो गया जो बाहर से हम चीज़ें मंगा रहे हैं। अगर बाहर से हम ज़्यादा चीज़ें मंगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि हम बाहर दिए जा रहे हैं अपने पैसों को। तो इसके बदले सरकार क्या फोकस करता है ना कि क्यों ना हम अपने देश में वो चीज़ें बना लें कि हमें बाहर से मंगाना ना पड़े। तो आयात प्रतिस्थापन होता है एक तरीके से अंतर्मुखी व्यापार नीति है ये, जहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हम अपने अंदर ही ज़्यादा व्यापार करें। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो भारतीय मुद्रा पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय रुपये का जो मूल्य है ना वो कम हो जाता है। इसको बोलते हैं अवमूल्यन हो जाना। भारतीय रुपये का जो मूल्य होगा वो घट जाएगा। पिटू द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में है और इस द्वीप पर जो है कोई नहीं रहता, ना वनस्पति है ना कोई मानव है, कोई नहीं रहता है। तो पिटू द्वीप पक्षी अभयारण्य। पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है? समास वो होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनता है, ठीक है, और दोनों को मिलाकर एक नए शब्द जब बन जाते हैं तो इसको समास कहते हैं। ये 6 प्रकार का हो सकता है: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्माध्यय, द्विगेह, द्वंद्व, बहुब्रीहि। पीताम्बर की बात करें तो पीताम्बर मतलब होता है पीला अंबर, जिसका वस्त्र पीला हो उसको बोलते हैं पीताम्बर, और इसका मतलब क्या निकलता है? श्री कृष्ण। तो इस तरह के जो समास होते हैं उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है ये 82.14% रहा, ठीक है। वहीं अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं का साक्षरता दर कितना रहा? तो 85.46% जो है रहा है। अगर ओवरऑल पूरे देश की बात करें पुरुष और महिलाओं को मिला के तो 74.04% जो है रहा है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है ये 1954 में लागू किया गया था। ये अधिनियम जो है ना भारत में जो लोग हैं और विदेशों में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं उनके लिए एक धर्मनिरपेक्ष विवाह का प्रावधान करने के लिए ये जो है कानून बनाया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो इसमें से ये है बीटिंग रिट्रीट समारोह। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है इसके साथ जो है गणतंत्र दिवस को समाप्त किया जाता है, ठीक है। परेड का जो आयोजन किया जाता है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा होता है और हर साल जो 26 जनवरी को जो है राजपथ पर जो है एक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, ठीक है। चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं? तो जो पराध्वनिक तरंगे होती हैं जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, अच्छा इसमें बी में चला गया। तो जो पराध्वनिक तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी मदद से चमगादड़ जो है ना, पहले तो जैसे चमगादड़ यहाँ पे है तो वो कुछ तरंगों को छोड़ेगा। अगर मान लो तरंगे किस चीज़ जाके टकरा कर वापस आती हैं तो जाहिर सी बात पूरी की पूरी तरंगे आ गई तो इसका मतलब है सामने कुछ है। तो इस तरीके से वो पता करता है कि सामने कुछ है या नहीं। अगर तरंगे सीधे चली जा रही हैं इसका मतलब क्या है कि सामने कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवाने के प्रबंध सुनिश्चित करता है? तो देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं तो 2015 में जो है ना क्या किया गया था कि एक सतत विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। लक्ष्य रखा गया था जिसमें 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। 2015 में सतत विकास लक्ष्य जो है ये तय किया गया था और बोला गया था कि 2030 तक ये सारे लक्ष्यों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें से कौन कौन से लक्ष्य हैं? जैसे कि गरीबी ख़त्म करना, कोई भूखा ना रहे, इसी तरीके से जो है सबका जो स्वास्थ्य वो अच्छा रहे, सबको अच्छी शिक्षा मिले, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे पूछा है कि पानी और स्वच्छता की उपलब्धता ये कौन सा उनका लक्ष्य है? तो ये जो है लक्ष्य 6 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है था पानी और स्वच्छता की उपलब्धता। पहले में क्या बोला गया है? अगर SDG 1 की बात करें तो इसमें बोला गया नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, कोई गरीबी रेखा में ना रहे। दूसरे में बोला गया नो हंगर, कोई भूखा ना रहे, ठीक है। तीसरा जो गुड हेल्थ की बात करता है। चौथे की बात करें तो इसमें बोला गया है क्वालिटी एडुकेशन।
जो शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा की बात करता है ये। पांचवा जो है जेंडर इक्वालिटी, मतलब नारी पुरुष और जो भी जेंडर्स हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सातवां की बात करें तो सातवां क्या कहता है, तो ये कहता है सबके लिए जो है जो ऊर्जा है वो सबको पर्याप्त होना चाहिए, जो बिजली है सबको मिलनी चाहिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वाइस वर्सा। तो यहाँ बोला गया ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या बोलेंगे, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयात में खींचे गए बड़े से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक जो है आयात रेक्टेंगल बना लिया, इसमें जो है एक सर्कल डालना है। अब वो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो है 148 और इसकी चौड़ाई है 14, तो जो चौड़ाई रहेगा वही तो इसका डायमीटर बन जाएगा और इसका आधा कर देंगे तो रेडियस। तो सर्कल का रेडियस जो त्रिज्या होता है तो पता चल गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो सर्कल का जो त्रिज्या है ये हो जाएगा 7। तो एरिया निकल जाएगा। एरिया कैसे निकालते हैं, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर त्रिज्या है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 14 15, 154। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा 154। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो जो जनरल अग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स जिसको बोलते हैं GATT, तो ये जो प्रशुल्क और व्यापार समझौता है ये 1948 में जो है ये अपने अस्तित्व में आया। इसका काम क्या था मेनली, इसका काम था जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है ना उस पर निगरानी रखना, ठीक है। हालांकि 1995 में एक नया संगठन का निर्माण किया गया जिसको बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का निर्माण 1945 में कर दिया गया और गाट जो है इसके बाद ख़त्म हो गया। तो ये चीज़, तो गाट की शुरुआत जो है ये 1948 में की गई थी। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 1948 में हुआ। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 2 है। यदि उस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 42 लीटर है, 42 में से जो है 5 भाग दूध है और 2 भाग जो है पानी है, ठीक है। तो 42 का 5 भाग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 42 × 5 बटे टोटल भाग कितना है 7, 5 2 7, 7 6 42, मतलब कितना हो गया 30 लीटर जो है दूध है। तो 42 में से 30 गया तो बचा 12 लीटर, तो 12 लीटर जो पानी है। अब बोला क्या है, उस मिश्रण में 3 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो और 3 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, तो ये जो है टोटल हो जाएगा 15 लीटर। तो दूध है 30 लीटर और पानी हो जा रहा है 15 लीटर, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 2:1, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया। तो पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मरे उनकी याद में जो है इंडिया गेट का निर्माण किया गया और ये निर्माण पूरा हुआ 1931 में। इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो डिज़ाइन किया गया था एडविन लैंडसियर ल्यूटियन ने। ठीक है, तो ये चीज़, और यह है कहाँ, राजपथ पर यह स्थित है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष है मुख्य न्यायाधीश। किसी पार्टी में 60% व्यक्ति कॉफ़ी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और 37% कुछ नहीं पीते हैं एवं 248 व्यक्ति कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो बताइए कि पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं। अब देखो 60% लोग अगर कॉफ़ी पी रहे हैं और 65% सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं तो 60 और 65 तो ये तो हो जाएगा 125। अब कभी भी जो टोटल परसेंटेज हो तो 100 ही ना रहेगा, 125 थोड़ी रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि टोटल व्यक्ति जो है 100% रहा तो 100% में से 37% कुछ नहीं पीने वाले हैं, 37% कुछ नहीं पीने वाले हैं, तो कितने प्रतिशत कुछ पीने वाले होंगे, तो 100 में से 37 घटा देंगे, 10 में 7 गया तो 3 और ये हो जाएगा 63%। तो 63% लोग कुछ ना कुछ पीने वालों में से हैं, ठीक है। तो
तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, 60% लोग जो है वो कॉफ़ी पीते हैं और 65% लोग जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो दोनों पीते होंगे, ठीक है। जैसे कॉफ़ी अगर पी रहे हैं 60%, तो कुछ जो हो सकता है 30% लोग सिर्फ कॉफ़ी पिए हैं और 30% लोग कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पिए होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 63% लोग हैं इसमें क्या हुआ होगा, इसमें से 60% तो सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं और 65% ये, उसमें से मान लो दोनों पीने वाले x हैं, तो x को हम घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 125 माइनस एक्स इज इक्वल टू 63%। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 125 में से 63 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 62% लोग। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हो गया 62% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, ठीक है। और इसी 62% का वैल्यू गिवन है कितना, 248। 62% वैल्यू गिवन है 248, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 248/62 इंटू 100, 2 चौका 6 चौका, तो ये 4 से गया, 4 इंटू 100 400, तो टोटल लोग हो जाएंगे कितने, 400 लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम मनरेगा जो होता है ना के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित होगी। तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम है, ये इसकी शुरुआत जो है 2005 में किया गया था, जिसके तहत जो ये लोग होते हैं ना BPL में होते हैं, उनको जो 100 दिनों का कार्य देने की बात जो है शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये किस आधार पे जो है इनका मूल्यांकन होगा, तो ये मूल्यांकन किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखा गया है बीमल जलान के द्वारा। तो बीमल जलान जो हैं ये इस किताब के लेखक हैं। सरकारिया समिति का जो संबंध है वो किससे रहा है, तो सरकारिया समिति की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1983 में, और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। इसने जो है अपना जितना भी रिपोर्ट बनाया वो किस चीज़ बनाया, कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए उसके बारे में ये रिलेटेड था। इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, और इसलिए इसको नाम दे दिया गया सरकारिया समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू बताना है। बैक्टीरिया में सूत्र कणिकाएं और केंद्रक पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया में सूत्र कणिकाएं और केंद्रक जो है नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो ये ठीक है। कविकीय कोशिकाओं में राइबोसोम, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तथा केंद्रक पाए जाते हैं। तो फंगल में जो है ना, फंगस जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये गलत है। पादप कोशिकाओं में सूत्र कणिकाएं तथा केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, तो जो प्लांट सेल होता है अनुपस्थित नहीं, तो उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अनुपस्थित बोला तो ये भी गलत है, तो सिर्फ बचा ऑप्शन बी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। गीथब के अनुसार भारत विश्व में जनरेटिव एआई अपनाने के मामले में कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है दूसरे स्थान पे है एआई को अपनाने के मामले में, जो भारत दूसरे स्थान पे है, पहले पे अमेरिका है। उसके अलावा एग्ज़ाम वगैरह में इस्तेमाल करने के मामले में जो है भारत तीसरे स्थान पे है, और पेटेंट करवाने के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पे है। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्लाइंग फेस्टिवल जो है इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जुंगा में जो है इसका आयोजन किया गया, और यहाँ पे हवाई प्रदर्शन, साहसिक खेल, सांस्कृतिक विरासत, इन सब का जश्न मनाने का इस त्यौहार में मौका दिया जाता है। निम्नलिखित का मिलान करें। पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक एज होता है, तो पैलियोलिथिक एज में आग की खोज की गई थी, पूरा पाषाण काल में आग की खोज। नव पाषाण काल जिसको न्योलिथिक एज कहते हैं, तो नव पाषाण काल में जो है
फसलों की कटाई। ताम्र पाषाण काल जो कॉपर एज था, तांबा। मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का जो है बी, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंप पेटी में अवस्थित है। तो देखो भूकंप आने के मामले में जो ना कि क्षेत्रों को बांटा गया, जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें 4 तरह के जोन्स हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 2 वो है जिसमें बहुत कम खतरा है भूकंप का, और जोन 5 वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है भूकंप का। तो ये जो परमाणु संयंत्र जिसमें बोल रहा है कि भूकंप 4 में कौन है, तो भूकंप 4 की बात करें तो इसमें आता है नरोरा। नरोरा जो है ये भूकंप 4 में जो है आता है, 4 जोन में इसको रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ है। और ये है कहाँ पे, तो ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो है नरोरा है। ओके, उसके अलावा बात करें काइगा, तो काइगा कहाँ है, तो काइगा जो है कर्नाटक में है। उसके अलावा कालपकम, तो ये तमिलनाडु में है। और तारापुर की बात करें तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो भूकंप 4 में कौन आता है, ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ये आता है भूकंप 4 में। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्षेत्रों के अनुसार जो हैं, तो जोन 1 में कौन कौन आता है, तो जोन 1 में जैसे कि पश्चिम मध्य प्रदेश हो गया, पूर्वी महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जोन 1 में है। जोन 2 में बात करें तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब। जोन 3 में केरल, बिहार, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब। जोन 4 में मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नेपाल की जो सीमा है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये सब भूकंप 4 में आते हैं। ठीक है, और भूकंप 5 में कौन आता है, जैसे कि बात किया जाए गुजरात का जो कच्छ इलाका हो गया, उसके अलावा जो है उत्तरांचल, तो ये सब भूकंप 5 में आता है। बिहार बजट 2025 में किसानों को कौन सी नई सुविधा दी गई थी, तो मुफ्त बीज का वितरण ये पहले से भी हो रहा था। इस बार जो नई सुविधा दी गई है वो है ट्यूबवेल लगाने पर सब्सिडी मिलेगा बिहार के किसानों को। ठीक है, ये जो 50% का छूट जो उर्वरकों को पहले से ही है, किसानों के लिए विशेष लोन योजना ये भी पहले से ही है। तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वरा टेम्पल का निर्माण जो है किस चोल शासक ने किया था, तो तंजावुर में जो ये बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किया गया था राजा राजा चोल प्रथम के द्वारा। तो राजा राजा 1 के द्वारा किया गया था। कब निर्माण हुआ था, तो इस मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो किताबुल हिंद की बात करें तो ये अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। ये जो है ना एक फ़ारसी विद्वान थे, और उन्होंने ये जो किताब लिखी है वो अरबी भाषा में लिखी है। उन्होंने बताया है भारत के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी जो है इस किताब में बताया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है। मयूर सिंहासन को किस शासक द्वारा फारस पर्शिया ले जाया गया था, तो मयूर सिंहासन बनवाया किसके द्वारा गया था पहले, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। इसके बाद जो है 1739 में नादिर शाह ने जो है हमला किया, और इस हमला में उसने मयूर सिंहासन, साथ ही साथ कोहिनूर हीरा, ये सब जो है भारत से ले गया लूट कर। वो दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, तो जो बैंक होता है अगर इनको पैसे की कमी पड़ती है तो ये पहुंच जाते हैं कहाँ, आरबीआई के पास। आरबीआई बदले में क्या करेगा, बोलेगा भाई तुम्हें इंटरेस्ट दो, तो उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, कभी कभी आरबीआई को भी पैसे चाहिए होते हैं तो ये भी पहुंच जाता है बैंक के पास, तो यहाँ पर बैंक भी इंटरेस्ट लेगा, उस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को किस रेट पे दे रहा है, तो ये रेपो रेट पर जो है लोन देता है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट जो है कहा जाता है। ये तब होता है जब सरकार का जो खर्चा है ना उसकी आय से ज़्यादा हो जाए, मतलब कमा कम रहे हो और खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तब जो है राजकोषीय घाटा हो जाता है। और राजकोषीय घाटा की जो गणना की जाती है वो कैसे की जा रही है, तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी के रूप में जो है किया जाता है राजकोषीय घाटा का गणना। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है,
तो सबसे अगर बात करें हम विकिरण प्रकारों की, तो जैसे गामा रेज, तो गामा जो किरणें होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, गामा किरणें, उसके बाद पैराबैंगनी विकिरण, उसके बाद एक्सरे। तो गामा और पैराबैंगनी तो यहाँ पे है नहीं, एक्सरे है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एक्सरे। ठीक है। बिहार बजट 2025 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वित्तीय सहायता दी गई है? तो 2025 में सबसे ज़्यादा जो पैसा बांटा गया है वो शिक्षा के क्षेत्र को दिया गया है। भुगतान संतुलन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल है। तो इसमें शामिल होता है क्या? पूंजी और चालू खाता, केवल आयात निर्यात, और केवल सरकारी लेन देन, केवल घरेलू व्यापार। तो इसमें शामिल होता है पूंजी और चालू खाता का जो लेन देन है उसको जो भुगतान पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है शामिल किया गया है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो देखो, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने चारों ही जगह पे सत्याग्रह किया है, लेकिन शुरुआत हुआ है दक्षिण अफ्रीका से। 1893 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पे वहाँ के जो भारतीय लोग थे ना, वहाँ पे अंग्रेज़ उन पे जुल्म कर रहे थे, तो उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए जो है ये वहाँ गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इन्होंने 1903 में जोहान्सबर्ग में जो है ना ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने की थी जोहान्सबर्ग में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो मॉरिस जोन्स ने जो है ना यहाँ के फेडरल सिस्टम को कहा था कि ये जो है ना कहीं सौदेबाजी संघवाद है। ठीक है, तो मॉरिस जोन्स जो है इन्होंने इसको ये बात से नवाजा था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा लक्ष्य जो है क्या है? तो ये है 4.4%। इस बार जो है फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा वो 4.4% का लक्ष्य जो है रखा गया है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वहाँ के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो ये जो है ना कावेरी नदी पर स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? लोकटक झील मणिपुर में है, सांबर झील राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, हुसैन सागर झील जो है ये कर्नाटक में है। ये गलत है। हुसैन सागर झील जो है ये हैदराबाद में है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी किनारे जो स्थित, ये चारों ही शहर गंगा नदी के किनारे, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा है कानपुर। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रे से होकर जो है ले जाने का रास्ता है। तो जोजिला दर्रे की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में जो है ना ये स्थित है। ठीक है, और ये दर्रा क्या करता है? जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। लुसान डायमंड लीग 2024 प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का स्थान कौन सा रहा? तो नीरज चोपड़ा जो है दूसरे स्थान पे आए थे। प्रथम स्थान पे कौन आए थे? तो प्रथम स्थान पे थे एंडरसन पीटर्स। पेरिस ओलंपिक में भी जो है नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जहाँ पे पहले अध्यक्ष बने थे WC बैनर्जी, और दूसरे अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नौरोजी थे। बैठक हुआ था 1886 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने इनमें से किसकी जीवनी लिखी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो लाला लाजपत राय ने जो है बहुत सारे लोगों की जीवनी लिखी है, जिसमें से एक व्यक्ति हैं गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी का भी जीवनी जो है इन्होंने लिखा था लाला लाजपत राय ने। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है? जनपद शब्द की बात करें तो इसका प्रथम उल्लेख हमको मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में।
जन शब्द जो है ना, ये वेदों में जन शब्द का उल्लेख है, जनपद का नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में जो जनपद शब्द का उल्लेख हमें जो है देखने को मिलता है। हाल ही में किस संस्था ने नियो स्टैंड नाम की एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने जो है ना एक नियो स्टैंड नाम का जो है स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील जो है व्हील चेयर विकसित किया है। ये मेनली जो विकलांग लोग होते हैं उनकी सहायता के लिए ये बनाया गया है। माउंट एरेबस हाल ही में समाचार में देखा गया, ये किस महाद्वीप पर है? तो ये अंटार्कटिका में है और यहाँ से जो है ज्वालामुखी फूट रहा है, इसलिए जो है ये अभी समाचार में है, माउंट एरेबस। पहला एशियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हुआ था 16 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पर? सिंगापुर में। एशियान की बात करें तो एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? एशियन का जो गठन है ये हुआ था 8 अगस्त 1967 को। ठीक है। रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है और ये जो है ना अभी चौथा बाघ रिजर्व बना है राजस्थान का, और देश भर में ये 52वां बाघ रिजर्व है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ये? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति का वार्षिक आय 1250 बढ़ जाता है, तो मूलधन क्या होगा? 10% था तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज निकालते हैं PRT/100। पी होता है प्रिंसिपल, मूलधन, रेट और साथ ही साथ टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ बात किया पहले 10%, तो यहाँ से अगर हम निकालने जाएँ तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, रेट हमारा 10 है, टाइम 1 साल की बात हो रही है बट्टे 100। ठीक है, और ये बढ़ गया 12.5% हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? P 12.5 1/100। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 1250, तो बस दोनों का अंतर निकाल लो। P 12.5 × 1/100 माइनस P 10 1/100, तो ये दे दिया है 1250। सॉल्व करें यहाँ से तो P/100 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 12.5 माइनस 10, यहाँ 10 बच गया, ये हो गया 1250। तो P हो जाएगा 1250 × 100, ये नीचे से उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, इधर बच जाएगा 12.5 में से 10 गया तो 2.5, 25 बचे, आ जाएगा 50,000। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, 50,000। किस मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ताकि जो है भारत की जो सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज़ भोजन, डिब्बाबंद सब्जियां, सूप और जो प्रसंस्कृत मांस होता है, इसमें ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको मिलाया जाता है ताकि उसको ज़्यादा दिनों तक जो है बचा के रखा जा सके। ठीक है, तो ये हमारा है 100 को जो है क्वेश्चन आंसर सिलसिला यहाँ पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।